सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमने बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों को वो वीडियो समझ में आया हो। और अगर आपको किसी प्रकार से डाउट रहता तो कुछ आप कमेंट करेंगे या कुछ सजेशन देंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या डाउट्स आ रहे हैं या आप किस वे में और समझना चाहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझा पाऊँ। सो आज का हमारा टॉपिक है डेप्रीशिएशन। बट डेप्रीशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलूँ कि हमारा सिलेबस वाइज हम अकॉर्डिंगली सही चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेट चल रहा हूं मैं उम्मीद करूंगा आप लोग और भी तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट की क्लास मिल जाएगी। एमसीक्यूज तो बहुत सारे नेट में पढ़े और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बट मैं यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। उस कॉन्सेप्ट के बेस में आप बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो अगर आप चेक करोगे तो यूनिट नंबर 1 में हमने सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने खत्म किया था वीडियो 1 में। जनरल लेजर, सब डिवीजन, ट्रायल बैलेंस वीडियो 1 में हमने खत्म किया हुआ था। वीडियो 2 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म किया था। यूनिट 1 में सही चल रहे हैं हम। देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन भी है। हम लोग पूरा यूनिट वाइज और पूरा सिस्टमैटिक ही में चल रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक इसी में डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये डेप्रीसिएशन अकाउंट अभी खत्म करेंगे और जस्ट अगले वीडियो में फिर मैं आऊंगा फाइनल अकाउंट के पास। लाइन से अगर मैं चलूं तो क्या अगर आप लाइन से चेक करेंगे तो डेप्रीसिएशन, उसके बाद फाइनल अकाउंट का वीडियो बनाएगा, फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो, देन शेयर एंड डिबेंचर चालू करेंगे, फिर कॉस्ट अकाउंट चालू करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस है और ये कुछ सॉफ्टवेयर लिक्विडिटी वाला है। तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। जो मेरे 11-12 के बैचेस चलती तो उनका मैंने समर वेकेशन लगाया हुआ है, तो मैं अब थोड़ा सा फ्री हो चुका हूं, तो मैं फटाफट हमारे तो एक एक दिन में एक वीडियो आप लोगों के लिए। उसके बाद ऑडिटिंग की वीडियो लाएंगे हम, देन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा फटाफट फटाफट टॉपिक चालू करें। एनीवेज, ये सब बाद में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो हम स्टडी स्टार्ट करें, पढ़ाई चालू करें कि सर डेप्रीसिएशन क्या है। छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं डेप्रीसिएशन में, क्योंकि ये अपने आप में बड़े चैप्टर से फुल फुल क्वेश्चन बनते हैं। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे डेप्रीसिएशन क्या है। तो आप ही लोग जरा सोचिए, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11 से डेप्रीसिएशन क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है ना। डेप्रीसिएशन किस पर लगता है? फिक्स्ड एसेट्स में लगता है। राइट सर, फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रीसिएशन लगाया जाता है। क्यों डेप्रीसिएशन लगाया जाता है सर? क्यों डेप्रीसिएशन लगाते हैं हम? डेप्रीसिएशन तो एसेट्स पर लगाते हैं, यस, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर में लग जाता है डेप्रीसिएशन, बट डेप्रीसिएशन क्यों लगाते हैं? तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डेप्रीसिएशन। मूल्यह्रास लगाने की क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है जिससे डेप्रीसिएशन लगाएंगे? तो पहला कॉजेस आपको मिलता है टाइम। समय बीतने के कारण, जैसे जैसे समय आपका बीतते जाएगा, टाइम स्पेंड होता जाता है, तो उसकी वैल्यू गिरती जाती है। समय बीतने के कारण जो चार्जेस आते हैं वो डेप्रीसिएशन होता है। डेप्रीसिएशन लगाने का सबसे पहला कारण होता है टाइम। आप एक टीवी खरीद लो, आप एक एसी खरीद लो और उसको यूज मत करो, आप उसको अपने पास ही रखे रहो और 1 साल के बाद बेचो, पूरा पैक रखो, तो क्या उसकी वैल्यू सेम जाएगी? नो सर, क्योंकि उसका समय बीत चुका है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। उसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। कई लोग होते हैं ना, बहुत सारे एसेट्स खरीदे रहते हैं, उसको सेम टू सेम वैसे ही बिना यूज के पैक रखे रहते हैं, लेकिन बाद बोलते हैं इसको तो हमने यूज ही नहीं किया, इसको आप उतने में खरीद लो। नहीं, आप तो खरीदे थे 1 साल पहले, 6 महीना पहले। अरे सर, अभी आप शोरूम से निकालो और 2 दिन के बाद बेचो तो भी आपको कम में बेचना पड़ेगा। तो टाइम जब बीत जाता है तो वो एक कारण होता है डेप्रीसिएशन का। दूसरा रीजन क्या लिखा हुआ है आपका? वेयर एंड टियर। जब आप कोई एसेट्स को यूज करते हो तो उसमें कुछ टूट फोड़ हो जाता है, कुछ वेयर एंड टियर हो जाते हैं, छोटे छोटे उसमें कुछ टूट जाते हैं, कुछ पार्टिकल टूट जाते हैं उसका। जैसे फर्नीचर हमारी कोचिंग में लगा रहता है, तो फर्नीचर को इधर उधर करने में थोड़ा सा कुछ घिसावट आ गया, कुछ टूट गया, तो छोटे मोटे टूट फोड़ होने के कारण उस पर क्या लगने लग जाता है? डेप्रीसिएशन। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि डेप्रीसिएशन लगाते ही क्यों है, एसेट में डेप्रिसिएशन लगाते क्यों? तो उसका समय बीत जाता है तो उसकी वैल्यू प्रेजेंट लानी पड़ेगी, है ना। उसमें तोड़ फोड़ हो जाता है तो उसकी वैल्यू प्रेजेंट लानी पड़ेगी। छोटे मोटे वेयर एंड टियर होते हैं। ये तो बड़ा स्पेशल लाइन दिख रहा है सर, ऑब्सोलेंसेस, अप्रचलन। देखो, ये दोनों आपने सुना है, मैं भी समझता हूँ कि भैया टाइम बीतने के कारण डेप्री लगता है और उसमें वीआर एंड टीआर थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ हो जाता है, फूटता है, इसलिए हम लोग डेप्रीसिएशन लगाते हैं। लेकिन ये ऑब्सोलेंसेस तो आपने नहीं सुना होगा, और जरूर बताना मुझे कमेंट में कि क्या आपने ऑब्सोलेंसेस वर्ड सुना था डेप्रीसिएशन के कारण। तो सुनिए क्या होता है अप्रचलन। बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसका ट्रेंड खत्म हो गया, वो प्रचलन से बाहर हो गया। ठीक है, जैसे अपग्रेड हो गया तो पुराना मशीन अब नहीं चलता है। जैसे कि पहले टाइपिंग मशीन होता था,
टाइपिंग मशीन में आने के टाइपिंग मशीन को हटाने के बाद डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर आने लगे, फिर डेस्कटॉप को हटाने के बाद फिर लैपटॉप आने लगे। तो जब ट्रेंड चेंज होता है, प्रचलन चेंज होता है, इस वजह से भी तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू गिरते जाती है। जैसे आपके घर में एक पुरानी टीवी रखी होगी, कलर टीवी, बड़ा सा बॉक्स वाला। उसके बाद वो कलर वाला बॉक्स वाला टीवी के बाद अब पैनल पतला आने लग गया, है ना? तो पुराने का ट्रेंड खत्म होते जाता है। एंड्रॉइड के वर्जन्स ले लो, लैपटॉप के वर्जन्स ले लो, i3 जनरेशन हो गया, i2 जनरेशन हो गया, i3 का वो 4 5th जनरेशन हो गया, अभी 14 जनरेशन चल रहा है, तो पुराना अप्रचलन हो रहा है, ट्रेंड खत्म होते जा रहा है। तो इस वजह से भी आपको क्या लगा लेना चाहिए? डेप्रिसिएशन। तुम बोलोगे कि सर मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है और इसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। नहीं, अब लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, बिकॉज लेटेस्ट वर्जन आ रहा है तो पुराने वर्जन की वैल्यू गिरते जाएगी। एंड बेस्ट एग्जांपल इज आईफोन की सीरीज, है ना? आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, 15, 16, 17, जैसे 17 आया है 16 का रेट गिर जाएगा, अब 18 आएगा 17 का रेट गिर जाएगा, तो उसको क्या बोलते जाएंगे? अप्रचलन। तो वो रेट गिर रहा है, इसी को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, वैल्यू गिरते जाती है। तो सर समय बीतने के कारण डेप्रिसिएशन लगता है, वियर एंड टेयर के कारण होता है, ऑब्सोलेंसेस अप्रचलन के कारण, एबनॉर्मल ऑकरेंसेस मतलब होता है कि असामान्य घटनाएं, जैसे तुम्हारा टूट ही गया पूरा सामान, आप एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जा रहे थे, कुछ नेचुरल क्लाइमेट हो गया, कुछ भूकंप आ गया, आप सामान आपसे आपके हाथ से टूट गया, तो वो नॉर्मल कॉजेस है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी वैल्यू पूरी गिर जाती है, तो उसके वजह से भी गिरता है। और एक मैंने लिखा हुआ है डिप्लेशन, हिंदी में क्षय या समाप्त तो बोला जाता है। तो डिप्लेशन क्या होता है? सर डिप्लेशन वहां पर लगता है जिसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। कैसे सर वैल्यूज खत्म हो जाएगी? देखो, आपने माइंस लिया, खदान, उसमें से आप निकालते जाओगे तो माइंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसके अंदर का जो भी मिनरल्स होगा सब बाहर निकल जाएगा। तो वैसे जगह पर जिसका एसेट्स वैल्यू अपने आप खत्म हो जाता है, जैसे मैंने एक बोरवेल कराया, पानी, ये कुआं है, पानी निकालते निकालते खत्म हो गया, तो वैसे जगहों पर क्या लगाया जाता है? डिप्लेशन, क्षय किया जाता है। मशीन खरीदे हो, मशीन यूज करते करते अपने आप थोड़ी ना खत्म होगा, वो तो थोड़ा थोड़ा सा पुराना होते होते टूट जाएगा। लेकिन वही अगर आपने कोई माइंस लिया है, कोई खदान किराए पर लिया हुआ है, उसमें माइनिंग करते जा रहे हो, माइनिंग करते रह रहे हो, धीरे 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 उसके अंदर से मिनरल सारे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे जगहों पर क्या लगाया जाता है? डिप्लेशन। कुछ अलग अलग कारण होते हैं जो डेप्रिसिएशन के सारे नाम लिखा जाता है। हाँ, इसके ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है कि डिप्लेशन किस पर लगता है, माइनिंग वगैरह में डिप्लेशन लगता है, इसका तो कोई काम नहीं है। ऑब्सोलेंसेस किस में लगता है? टेक्नोलॉजी चेंज होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, चलन ही चेंज हो गया, सर ये तो नया फैशन आ गया, तो वैसे जगह पर ये ऑब्सोलेंसेस लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन का ही नाम है ना? तोड़ फोड़, वियर एंड टियर हो जाएगा, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन। तो ये उसके कॉजेस हैं। और कई बार ऐसा पूछ भी देगा कि ये क्यों होता है। अगर ऐसे एसेट्स है जहां टेक्नोलॉजी काम कर रही है तो ये बोल देना डेप्रिसिएशन के जगह पर, ये वर्ड को रिप्लेस भी करते हैं इससे, ठीक है? ऐसे जगह पर जो माइनिंग खत्म हो जाते हो तो डेप्रिसिएशन को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ? हम लोग डिप्लेशन के साथ। डेप्रिसिएशन नहीं बोलना, उसको क्या बोलना? डिप्रेशन। सर डिप्लेशन, सर हरास भी बोल सकते हैं, ये उसके कारण भी है और ये नाम रिप्लेस भी होगा। कई बार आपको एसेट्स के नाम देंगे, बोलेंगे यहाँ पर क्या लगना चाहिए, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, तब ये लिखना है। सर आपने एक वर्ड सुना है क्या, आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है कि रिटर्न ऑफ अपलेखन? रिटर्न ऑफ अपलेखन, ये रिटर्न ऑफ अपलेखन क्या होता है सर? ये इनटेंजिबल में लगता है। गुडविल की वैल्यू भी खत्म होती है, पेटेंट की वैल्यू खत्म होती है, कॉपीराइट की वैल्यू डाउन होती है, अगर उस पर डेप्रिसिएशन लगाना होगा तो डेप्री नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ या अपलेखन बोला जाता है। तो कई बार डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे कारण होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज इसके अंदर से निकाल के बताऊं। सर देखो, ये जो नाम है ना, ये वीआर एंड टीयर, और एक नाम कौन सा है? ये अब नॉर्मल, ये ना इंटरनल कारण है, आंतरिक कारण है। इंटरनल कॉजेस मतलब ये अंदर के चीज हमारे कंट्रोल में था, इंटरनल कॉजेस। भाई तुम देखभाल करके रखते तो वियर टियर नहीं होता, तुम संभाल के रखते तो एक्सीडेंट नहीं हो जाता। तो ये इंटरनल कॉजेस में आएंगे, आंतरिक कारण आएंगे डेप्रिसिएशन के, आंतरिक कारण। वही समय बीत जाना हमारे हाथ पर नहीं है, समय बीत जाना हमारे हाथ पर नहीं है, ट्रेंड चेंज हो जाना हमारे हाथ पर नहीं है। तो इनको बोला जाता है क्या? एक्सटर्नल कॉजेस, बाह्य कारण। वेट वेट वेट, आराम से, आप कॉन्सेप्ट पढ़ने आए हो, आप हड़बड़ी में नहीं पढ़ रहे कि सीधा सीधा मैं जाऊंगा और पेपर में फटाफट बना लूंगा। भैया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके निकलेंगे चीजें पेपर।
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉजेस जो होते हैं वो दो कॉजेस होते हैं, कारण दो होते हैं, एक आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण, एक इंटरनल कॉजेस और एक होता है एक्सटर्नल कॉजेस। सर इंटरनल कॉजेस क्या होता है? इंटरनल कॉजेस तोड़ फोड़ छोटा मोटा वियर एंड टियर हो गया तो ये इंटरनल में आएगा। हाँ, मेरे हाथ से छोटा मोटा टूट फूट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे तो थोड़ा सा टकरा टकरा गया, अब ऊपर से नीचे ले जा रहे थे, नीचे से ऊपर जा पूरा गिर ही गया, टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ये दोनों इसको हम लोग कर लेते हैं ब्लू में, येलो में, कि सर ये दोनों जो होते हैं वो इंटरनल कॉजेस में आएंगे। वहीं ट्रेंड चेंज हो गया, तुम्हारे हाथ में था ट्रेंड चेंज होना? नहीं सर। समय बीत गया, तुम रोक सकते थे क्या? नहीं रोक सकते थे, इसको क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल कॉजेस। तो डेप्रिसिएशन के कॉजेस को दो तरीकों से बांटा गया है, कारण को दो तरीकों से बांटा गया है सर। एक होता है इंटरनल कॉजेस और एक होता है एक्सटर्नल, आंतरिक कारण और बाह्य कारण। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कौन सा? आंतरिक। ये तुम्हारा हो गया कौन सा? आंतरिक। और ये हो गया तुम्हारा बाह्य, और ये भी तुम्हारा हो गया बाह्य। बाह्य मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, तो देखो अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एमसीक्यू के पीछे आप बनाना ना, जितने लोग एमसीक्यू डाल रहे हैं इंटरनेट में सब बना लो, मेरे से कॉन्सेप्ट पढ़ो, दूसरी जगह से बना लो क्वेश्चन, चलेगा। कोई कंपटीशन थोड़ी ना, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगाने के मेथड। मेथड बताने से पहले मुझे कुछ याद आ गया, वेट। मेथड लगाने से पहले मुझे कुछ याद आ गया जो मुझे आपको बताना है। डेप्रीसिएशन क्या है? हरास डेप्रीसिएशन क्या है? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? डेप्रीसिएशन क्या है? इनकम है कि एक्सपेंसेस है? एकदम सही बोल रहे हो आप घर बैठे बैठे कि डेप्रीसिएशन तो एक्सपेंसेस होता है, डेप्रीसिएशन को वह माना जाता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस होता है। अब मैं पूछता हूं कौन सा एक्सपेंसेस है? डेप्रीसिएशन, एक सेकेंड, थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो रहा था, ओके सही है। सो डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस तो है, मैं मान लिया एक्सपेंसेस है, आप भी बोले एक्सपेंसेस है, तो डेप्रीसिएशन कौन सा एक्सपेंसेस है? सर कौन सा एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस तो एक्सपेंसेस होता है, ये कौन सा वर्ड कहां से आ गया? देखो दो टाइप के डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं कैश एक्सपेंसेस, रोकड़ व्यय। एक होता है कैश एक्सपेंसेस रोकड़ व्यय, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, गैर रोकड़ व्यय। सर दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है कैश एक्सपेंसेस, एक होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस, एक रोकड़ व्यय और एक गैर रोकड़ व्यय। अब बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस तो है, कौन सा एक्सपेंसेस? कैश एक्सपेंसेस कि नॉन कैश एक्सपेंसेस? यहां पर आपको जरा सा रुकना है, वीडियो पॉज कर लो और कमेंट कर दो कि ये एक्सपेंसेस, इतना डिटेल पता है क्या कि ये कैश एक्सपेंसेस है कि नॉन कैश है, रोकड़ व्यय कि गैर रोकड़ व्यय है? उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर, मैं तो बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप पढ़ते पढ़ते पढ़ते, कुछ लोग लास्ट वीडियो में भी कमेंट करके आंसर बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो पढ़ाई में मेरे साथ। तो आप बताओ कि डेप्रीसिएशन जो एक्सपेंसेस है वो कैश एक्सपेंसेस है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है? डन हो गया? टाइप कर लिए एक्सपेंसेस कैश है कि नॉन कैश है? सर हमको तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कैश एक्सपेंसेस क्या होता है और नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है, हम जवाब कहां से दे दें? कुछ लोग होंगे इसमें जिनका बेसिक बहुत पुराना छूट गया है, अब कोई आपकी भी गलती नहीं, आपको लंबा समय बीत चुका पढ़ाई करके। सर ये कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होता है? देखो, मैंने बोला कि मैंने आपको सैलरी दिया, मैंने आपको सैलरी दिया, तो मेरे पॉकेट से पैसा निकलेगा और आपके पॉकेट में आ जाएगा, मेरे पॉकेट से पैसा निकलेगा आपके पॉकेट में आएगा, तो मेरे पास से तो पैसा गया ना, कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस, मेरे जेब से पैसा गया, मैंने बिजली बिल दिया, पैसा चले गया, मैंने किराया बांधा, पैसा चले गया। तो जब आपके पॉकेट से दूसरे के पॉकेट में पैसा जाएगा तो उसके क्या बोलेंगे आप लोग? कैश एक्सपेंसेस, रोकड़ व्यय। लेकिन वहीं सर जब आप एक पॉकेट से पैसा निकाल दूसरे पॉकेट में रख दोगे, किसी को दोगे नहीं, आप बोलोगे भाई ये एक्सपेंसेस है, रखा हूं मैं, किसी को दिया नहीं हूं, थर्ड पार्टी को दे नहीं रहे हो, तो जब आप थर्ड पार्टी को नहीं दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो जरा आंख बंद करके सोच लो, डेप्रीसिएशन का पैसा हम किसको देते हैं? सोचो, आप एसेट्स में डेप्रीसिएशन लगाते हो, ये पैसा आप किसको देते हो? सर किसी को नहीं देते, मशीन में चार्ज कर लेंगे, फर्नीचर में चार्ज कर देंगे, बिल्डिंग में लगा देंगे, तो डेप्रीसिएशन का पैसा किसी को नहीं दिया जाता। और इसका पैसा जब किसी को नहीं दिया जाएगा तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, गैर रोकड़ व्यय। सर क्या ऐसा और कोई नाम है हमारे अकाउंट्स में नॉन कैश एक्सपेंसेस? हाँ सर, जनरल रिजर्व, याद करो जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, भविष्य के लिए पैसा बचा के रखो, प्रॉफिट में से निकालकर साइड में रख लेते हैं, एक पॉकेट से निकालकर दूसरे पॉकेट में रख लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? नॉन कैश।
और कोई नाम? प्रोविजन, किसको देते हो पैसा? किसी को नहीं। डूबत ऋण के बचने के लिए, बैड डेब्ट से बचने के लिए आप प्रोविजन बना लेते हो। फंड के लिए आप लोग जनरल रिजर्व हो गया, फंड्स बना लेते हो। तो ऐसा पैसा जो किसी को नहीं दिया जाता, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन जो है, मूल्यह्रास जो है, वो गैर रोकड़ व्यय है। तुरंत नोट लिख लो। एमसीक्यू था सर, याद आया तो मैं बता दिया। हाँ, अब आते हैं मेथड्स। आपने मेथड पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास की कितनी विधियां होती है। तो आपको दो ही पता है, हम भी दो ही पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने बस 5 रख दिया हूँ, और भी मेरे पास थे बट नहीं, हमारे लिए दो ही है सर। पहला मेथड कौन सा सर? यही वाला, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक नाम बताओ, और एक नाम बताओ। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सर हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी शेष पद्धति। और दूसरा क्या बोलते हैं? स्थायी शेष पद्धति। और मूल लागत पद्धति बोला जाता है। तो एफआईएम मेथड बोला जाता है, एफआईएम। इंग्लिश में एक और नाम होता है, इंग्लिश में एक और नाम होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी शेष पद्धति, मूल लागत पद्धति, सीधी रेखा पद्धति, ये सब एक ही है। सर ऐसा क्यों बोला जाता है? जल्दी से चेक कर लेता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके पास एक मशीन की वैल्यू है 1 लाख की, आपने उसमें लगाया डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से 10,000, ये तुम्हारा कॉस्ट था सर, ये उसकी डेप्रीसिएशन। तो आपका जो बचेगा वैल्यू 90,000। इस 90,000 को क्या बोलते हैं सर? इस 90,000 को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बैलेंस। इसी बैलेंस को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। इसी को बोलते हैं शेष मूल्य, बुक वैल्यू बोला जाता है। तो 1 लाख का था, 10,000 का डेप्री कट गया, 90,000 बचा। अगले साल और डेप्री लगाओ। अच्छा, अगले साल और डेप्री लगाना है 10% से। ओके सर, लेकिन ये 10% इसका लगा रहा हूँ, कॉस्ट का लगा रहा हूँ 10%, तो फिर कितना आएगा? 10,000। तो बचेगा कितना? 80,000। इसको फिर क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू या शेष मूल्य या बैलेंस बोलेंगे। और डेप्री लगाओ। अच्छा, और डेप्री लगाएंगे, -10%। इसी का 10% लगेगा, 10,000। अब आप ही बता दो सर, पहले साल का डेप्री 10,000, सर अगले साल का डेप्री 10,000, फिर अगले साल का डेप्री 10,000। तो हर साल का डेप्रीसिएशन सेम होता है, इसलिए बोला जाता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सीधी स्थायी किस्त पद्धति। अगर बेटा इसी को हम चालू कर लेते हैं ग्राफ में बनाने को, ठीक है? ग्राफ में बनाता हूं। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहले साल 10,000 का डेप्री, दूसरे साल भी 10,000 का डेप्री, तीसरे साल भी 10,000 का डेप्री। इसको बना दूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनता है, सीधी रेखा पद्धति पे बोला जाता है। तीसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोला जाता है? हर साल डेप्रीसिएशन तुम कॉस्ट पर लगा रहे हो। आ गया, हर साल कॉस्ट का 10%, फिर कॉस्ट का 10%, फिर कॉस्ट का 10%, क्योंकि हर साल हम कॉस्ट का 10% लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मूल लागत पद्धति। 3 नाम होता है सर, लिख सकते हो तो लिख लो तुरंत तुरंत। क्या क्या क्या? एफआईएम मेथड, स्थायी शेष पद्धति, 3 नाम होता है इंग्लिश वाले। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हिंदी वाले सीधी रेखा पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति, मूल लागत पद्धति। हो गया सर, पहला मेथड यही है। हर साल डेप्रिसिएशन कैसा रहता है इसमें? सेम टू सेम रहता है। ओके सर, चलो अगला मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा नाम इंग्लिश मीडियम रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, तीसरा नाम इंग्लिश में डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। हिंदी वाले पहला नाम घटती शेष पद्धति, दूसरा नाम क्रमागत शेष पद्धति, तीसरा नाम अपलेखन मूल्य पद्धति। 3-3 नाम होते हैं सर इनके। पेपर में कौन सा नाम दे देगा नहीं पता, पॉज करके पीछे रिवाइंड करके लिख लो। एक बार और बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डब्ल्यूडीवी। दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, तीसरा रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड। तीनों से आपको लग रहा है गिर रहा है। हिंदी मीडियम क्रमागत शेष पद्धति, घटती शेष पद्धति और अपलेखन मूल्य पद्धति। सर इसका क्या मतलब होता है? यस सर, अभी दिखा दूं आपको इसका क्या मतलब होता है। ये देखो सर, कॉस्ट 10,000 या 1 लाख, -10%, 10,000 का डेप्रीसिएशन, बचा कितना?
90,000, इसको WDB भी बोलेंगे, इसी को बुक वैल्यू भी बोलेंगे, इसी को बैलेंस भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हो तुम। आप लेखन मूल्य हो गया, बुक वैल्यू पुस्तक मूल्य हो गया, या बैलेंस भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो अब मैं इसका 10% लगाऊंगा, बैलेंस का लगाऊंगा, बैलेंस का इसका 10% लगाऊंगा, तो कितना आ गया ऐसा सर। फिर चलो डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फिर डेप्रिसिएशन इसका लगेगा, इस वाले वैल्यू का लगेगा। ये सब पढ़ा है आपने। 0 हो गया तुम्हारा, 10 में से 1 गया, 972 समथिंग कुछ आएगा, देख लेना, गलत होगा तो भी मैटर नहीं करता, सिखा रहे हैं सर ये। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन की वैल्यू पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, तीसरे साल, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, इसीलिए तो बोलते हैं क्रमागत शेष, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग हो गया, और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग बोल रहे हैं, या फिर रिटर्न ऑन वैल्यू बोले, ये बोला जाता है। सर अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ग्राफ में बनाओगे ना तो तुम्हारा ऐसे बनेगा, पहले साल ज्यादा रहेगा, दूसरे साल कम रहेगा, तीसरे साल कम, वो कुछ ऐसे आता रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, नीचे गिरता हुआ आएगा। ठीक है, तो ये सर एक और चीज आपको बता दूं मैं, अच्छा याद आ रहा है तो मैं बता दूं, अदरवाइज तो टॉपिक्स कुछ और ही हो जाते हैं। कॉस्ट पहले साल 1 लाख का था, माइनस डेप्रीसिएशन, बुक वैल्यू, समझ जाना एक ही होता है बुक वैल्यू, 90,000, फिर माइनस 10%, FIM चाहिए, ओरिजिनल का लगाऊंगा, तो अगले साल कितना आ गया? 80,000, फिर माइनस डेप्रीसिएशन करूंगा 10,000, तो बचेगा कितना तुम्हारा? 70,000। जरा सा ध्यान देना सभी, एकदम ध्यान दो भैया। ये कौन सा मेथड? घटती शेष। ये कौन सा मेथड? FIM। सर पहले साल का डेप्रीसिएशन, पहले साल का डेप्रीसिएशन दोनों मेथड में सेम होता है। मतलब अगर आप पहला साल बना रहे हो एसेट्स में, तो चाहे आप RBM बना लो, चाहे आप FIM बना लो, स्थाई लगा लो या घटती लगा लो, दोनों का आंसर कैसा आने वाला है? सेम। अगले साल से ये वाली वैल्यू गिरते जाती है और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो फर्स्ट ईयर किससे डेप्री लगाना चाहिए? FIM से लगाना चाहिए कि RBM से लगाना चाहिए? कि नो डिफरेंस बिटवीन FIM एंड RBM, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया और तुमको याद आ गया, अरे सर तो पढ़ाए थे कि दोनों ही मेथड से सेम आता है, तो ऑप्शन चेक कर लेना कि सेम एज बोथ करके बताएगा या दोनों मेथड से सेम आता है, ऐसा कुछ बताएगा, तो ये टॉपिक तुम्हारे यहाँ खत्म होता है। यस सर। तो एक मेथड था तुम्हारा, सॉरी आ गया, यस, एक मेथड था FIM, एक मेथड था ये WDB, घटती शेष पद्धति, एक मेथड है सम ऑफ डिजिट मेथड, नहीं जरूरत पड़ेगा तुमको, वो एडवांस में आएगा, नाम याद रख लेना। पूछ लेगा विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, काम आ जाएगा। सर मीनिंग नहीं जानना है तुमको, उतना डिटेल नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाना रहता तो इसका मीनिंग और इसका क्वेश्चन भी बताता। एक मेथड होता है कौन सा? एन्यूटी मेथड। ये एन्यूटी मेथड कभी सुने होगा शायद, ये भी इसी मेथड से माइन वाइन में डेप्रिसिएशन लगता है, एन्यूटी मेथड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन बोलते हैं। तो डिप्लेशन के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, डिप्लेशन माइनिंग में जो होता है ना, उसमें ये मेथड लगाता है, एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड FIM जैसा ही है सेम, कहीं से काम आ जाए, मुझे याद था तो मैं बता देता हूँ, कहीं काम आ जाए, एन्यूटी मेथड FIM जैसे ही बनता है। मशीन आर मेथड ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, यही पढ़ना है, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको याद ही था बचपन से, सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड होता है, एन्युटी मेथड होता है, मशीन आर मेथड होता है, एक और लिख लेना सिंकिंग फंड मेथड भी होता है। सिंकिंग फंड हिंदी में भी उसको कई बार सिंकिंग फंड ही लिखा जाता है, तो वही मेथड होता है। नाम अगर पूछ देगा तो जरूरत पड़ जाएगा, अदरवाइज हो गया इसका काम खत्म। हाँ आगे बढ़ते हैं। यस, कुछ MCQ आ गया इतने देर के लेक्चर में, 24 मिनट के लेक्चर में आपसे कितने MCQ बनते हैं? देखो सर अभी भी आपको कुछ कुछ बताया नहीं है, बता देता हूँ यार, क्यों सीधा, मैं मुझे वैसे भी पसंद नहीं कि डायरेक्ट MCQ में जंप कर जाऊं मैं। चलो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, पेपर में ज्यादा ज्यादा डेप्रिसिएशन निकालने पूछेगा या कुछ MCQ आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन लगाने का? 10 मिनट और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल में जल्दी से, ठीक है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट, संपत्ति की लागत, क्या हुआ आज कैमरा लैग क्यों कर रहा है? कॉस्ट ऑफ एसेट संपत्ति की लागत, माइनस स्क्रैप, माइनस स्क्रैप, स्क्रैप अवशेष मूल्य,
स्क्रैप का मतलब होता है अवशेष मूल्य डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट्स क्या होता है? संपत्ति का जीवन काल। हिंदी में संपत्ति की लागत कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप अवशेष मूल्य डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट संपत्ति का जीवन काल। इससे इस फॉर्मूला को लगाने से तुम्हारा क्या निकल जाएगा? एनुअल डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन, एक साल का डेप्रिसिएशन तुम्हारा निकल जाएगा। सर इसका डिटेल चाहिए, क्या डिटेल? कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स संपत्ति का लागत क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट संपत्ति का लागत क्या होता है? आप लोग बताओ संपत्ति का लागत क्या होता है? हाँ सही बोले। आएगा एक परचेज, जितने में मैंने खरीदा, जितने में अपने मशीन खरीदा, प्लस उसको लाने का खर्चा, कैरियज, उसको लाने का खर्चा, प्लस उसको लगाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। मैं हमारे यहाँ के कोचिंग के बच्चों को अच्छा से रटवा देता हूँ, एसेट्स को लाने का और लगाने का खर्चा को एसेट्स में जोड़ दो। फिर से सुन लो, एसेट्स को लाने का खर्चा, एसेट्स को लगाने का खर्चा एसेट्स में जोड़ा जाता है। कैसे सर? आपने एक एसी खरीदा 40,000 का, गाड़ी वाला लेकर आया उसमें 1000 रुपए ले लिया, तो 40 में खरीदेता है, 1000 रुपए का आपका खर्चा आ गया, और इंस्टॉल करने के लिए 1000 रुपए और ले लिया, तो नॉन कॉमर्स वाला ना उसको 40,000 का ही बताएगा। कॉमर्स वाले बच्चे ना उसको 40,000 प्लस 2,000 42,000 का कॉस्ट बताएंगे, क्योंकि ये वन टाइम खर्चा होता है, दोबारा इंस्टॉल नहीं होने वाला, दोबारा कैरियज गाड़ी का भाड़ा नहीं लगने वाला। तो कभी भी सर कहीं और भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं डेप्रिसिएशन में, और कहीं पर भी आ सकता है। तो एसेट्स को लाने का खर्चा और एसेट्स को लगाने का खर्चा को एसेट्स के कॉस्ट में जोड़ देना चाहिए। तुम्हारा एसेट का कीमत बनेगा कितना? एसी का 40,000 यहां से, प्लस लाने का खर्चा 1,000 रुपए का, प्लस लगाने का खर्चा का 1,000, तो टोटल बन गया तुम्हारा 42। तो यहाँ पर तुम पुट करोगे कितना? 42,000। 42,000 यहाँ पुट कर देंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप। सर स्क्रैप क्या होता है? अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य क्या होता है? जब आप एसेट्स के लाइफ खत्म होने के बाद उसको बेचोगे, कोई नहीं खरीदेगा, एक आदमी खरीदेगा ना, सही बोले, कबाड़ी वाला खरीदेगा। तो कबाड़ी वाला जितने में खरीदेगा वो उसका स्क्रैप है, कचरा मूल्य है। तो कबाड़ी वाला बोला लाओ इस एसी का मैं 1000 रुपए आपको दूंगा, तो 1000 रुपए उसमें से माइनस कर देना, इसमें से 1000 रुपीज माइनस कर देना। ओके सर। इसके बाद आप चेक करना कि लाइफ कितना था एसी का। एस्टिमेटेड होता है, अनुमान लगाना होता है कि अगर आप आज एक एसी खरीदते हो तो मैं इसको 6 10 साल 8 साल एक अनुमान लगा लो, जैसे भी। तो मैं बोला 10 साल चलाऊंगा, तो उसको किससे डिवाइड कर देना? 10 से डिवाइड कर देना। तो 42,000 में से 1000 माइनस होगा तो 41,000, 41,000 में से 10 को डिवाइड कर दोगे तो 4100। एक साल का डेप्रिसिएशन 4100 आएगा। कौन से मेथड में चला रहा हूं मालूम है तुमको? ये FIM मेथड में चला रहा हूं। FIM मेथड में इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। फॉर्मूला रिवाइज कर लो। कॉस्ट ऑफ एसेट, हिंदी वाले भी इंग्लिश इतना तो समझ सकते हो, सिंपल इंग्लिश है। कॉस्ट ऑफ एसेट संपत्ति की लागत माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, इसको यूज करके आप क्या निकाल लेंगे सर? डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अब सर हमने तो परसेंट में पढ़ा डेप्रिसिएशन निकालना। हाँ ठीक है, अगर परसेंट होगा तो परसेंट लगा लेना, 10% 20% निकालना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं, वो तो आप कर ही लोगे डेप्रिसिएशन निकालना। काम का चीज बता दूं मैं आपको, स्क्रैप वैल्यू, ये जो कचरा मूल्य होता है ना, स्क्रैप वैल्यू, इसको FIM मेथड में माइनस करना। स्क्रैप वैल्यू को FIM मेथड में क्या करना? माइनस करके क्वेश्चन बनाना, जैसे अभी हमने पढ़ा। अगर आप कौन सा मेथड चला रहे हो, घटती शेष पद्धति RBM, घटती शेष पद्धति WDV या RBM पढ़ रहे, तो इसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करना कभी भी। वो कॉस्ट वैल्यू पर हर साल सेम निकालते करके वहां माइनस होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन में हर साल आपको नया निकालना पड़ेगा। हर साल आपको बचा वाले का डेप्री निकालना पड़ेगा, बचा वाले का डेप्री निकालना पड़ेगा, तो बार बार स्क्रैप माइनस हो ही नहीं सकता। इन शॉर्ट में सर, फॉर MCQ पर्पस में स्क्रैप वैल्यू विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ FIM मेथड। FIM मेथड में स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे, लेकिन RBM मेथड में स्क्रैप वैल्यू को माइनस कभी नहीं करना। दिखेगा तो काट देना, मेथड चेक करना, स्क्रैप देखते सर आज के बाद से मेथड चेक करना।
और मेथड देखना बोलना, आरबीएम मेथड है, नहीं यूज ही नहीं है सर, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट। अब फाइनली इंतजार खत्म। आओ, तुमको एमसीक्यू सीखना होता है तो एमसीक्यू सिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही तो वैल्यू बनेगी सर इसकी। आओ सीखे, क्या कहता है। FIM मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन मेथड ना। अभी भी एमसीक्यू नहीं है मेरे पास, अभी भी मैं तो सोचा एमसीक्यू है, ये तो कुछ और रूल रखा है मैंने। मतलब क्या होता है सर, हम ना आपके लिए बहुत सारे नोट्स निकालना पड़ता है, हमको क्रिएट करना पड़ता है नोट। अब मैं ये बता दो FIM मेथड कहाँ एप्लीकेबल होता है। थोड़ा सा और रुक जाओ, फिर पढ़ते हैं एमसीक्यू। और मजा ही आना चाहिए सर, कॉन्सेप्ट हो जाए फिर देखना एमसीक्यू तो मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, आज वैसे भी एमसीक्यू कम है। हाँ, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड एप्लीकेबल फॉर द एसेट हुज यूजफुलनेस रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल ईयर। देखो क्या बोलता है, FIM मेथड कहां पर लगाना चाहिए, ऐसे कौन कौन से मशीन है जहां पर FIM लगाना चाहिए। मैं बता दूं एक शॉर्टकट में, जिसका वैल्यू कम रहता है वहां पर FIM लगता है, वैल्यू कम रहता है, ठीक है। और FIM से कुछ समय के बाद एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये भी एमसीक्यू है, नोट कर लो, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। FIM से कुछ समय के बाद एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। 10,000 है, 10 साल तक 1,000 माइनस करो तो जीरो हो जाएगा। लेकिन आरबीएम से कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होता है। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, FIM। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें से एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है, दैट इज आरबीएम। आरबीएम में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती। 1 रुपए भी बचेगा तो उसका 10% 0.10, 0.10 बचेगा तो उसका 10% 0.01, तो कभी खत्म नहीं होता था। हाँ, FIM कहाँ लगता है, लीज प्रॉपर्टी पर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर। ये काम का लाइन है, इसको तो जरूर आप नोट्स बना लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो पढ़ लेना। लीज होल्ड प्रॉपर्टी पर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी समझते हो, जो कुछ समय के लिए आपने लीज पर खरीदा, कुछ समय बाद तुम्हारे से चले जाएगा, और दूसरे का है। आपने लीज पर लिया 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, लीज वाले प्रॉपर्टी पर कौन सा मेथड लगाना है, FIM। पेटेंट एंड कॉपीराइट, पेटेंट एंड कॉपीराइट भी दिखेगा तो उसमें क्या लगाना है, FIM। फर्नीचर, बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब में आप क्या लगा सकते हो, FIM मेथड लगा सकते हो। यहां तक हाँ, हाँ ये सारे कि में FIM मेथड लगना चाहिए। आरबीएम मेथड कहाँ लगना चाहिए, आरबीएम घटती शेष पद्धति कहाँ लगना चाहिए। प्लांट एंड मशीन, अगर प्लांट एंड मशीन होगा तो उसके लिए आप क्या प्रीफर कर लेना, आरबीएम मेथड। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कॉन्सेप्चुअल, इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बट मैं समझता हूँ भैया कंपटीशन अभी हाई होने वाला है, बहुत बच्चे भर रहे हैं, तो तुम तैयारी अपनी करके रख लो। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तुम्हारा लगेगा और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। आगे चल के कुछ लोग व्याख्याता की तैयारी करेंगे, लेक्चरार का, तो उसमें काम आ सकता है सर, ठीक है। मोटर व्हीकल दिखेगा, मोटर व्हीकल गाड़ियां, उसमें भी आरबीएम लगता है। कंप्यूटर में आरबीएम लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, हाँ दोनों एक ही है। फैक्ट्री मशीन्स पर, फैक्ट्री मशीन्स पर भी क्या लगता है, आरबीएम मेथड लग रहा है। तो मैंने निकाल के रख लिया था कि किसमें किसमें FIM लगाना चाहिए, किसमें किसमें आरबीएम लगाना चाहिए, तो ये लिस्ट आप पढ़ के रख लेना। ये जरूरत नहीं है सर। हाँ आ गया एमसीक्यू, ठीक। अब तो एमसीक्यू है, ओके सर बराबर। एक लाइन और याद आ गया सर। सर कितना कॉन्सेप्ट दोगे सर, याद आ जा रहा है, और याद आ रहा है तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं अधूरा अधूरा पढ़ाऊं, पढ़ा रहा हूँ, याद आ रहा है तो बता देता हूँ। चलो, FIM एसेट की वैल्यू जीरो हो सकती है, यस। आरबीएम में एसेट की वैल्यू नेवर भी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, यस सर। कौन से मेथड को इनकम से अप्रूवल मिला हुआ है ज्यादा, इनकम टैक्स किसको ज्यादा मानता है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसको इनकम टैक्स से मान्यता प्राप्त है। इनकम टैक्स हालांकि दोनों मेथड लगाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट में एक नजर ज्यादा अच्छा है। कौन से मेथड के लिए, एकदम सही जवाब दिए, कौन सा, आरबीएम मेथड। मैक्सिमम एसेट्स पर आरबीएम मेथड लगता है एज पर इनकम टैक्स। अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा तो वहां पर एक आकी एसेट है जिसमें FIM लगता है, बाकी सब जगह क्या लगता है, आरबीएम। तो आरबीएम को इनकम टैक्स से मान्यता ही प्राप्त है। यस सर। फाइनली वी रीच MCQ। Which of the following is the internal causes of the depreciation। देखो इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, बिना कॉन्सेप्ट पढ़े यहाँ पर तुक्का मारने चल लग जाते और सीधो मैं यहीं पर आ जाता तो गया था। तो देखो क्या बोलता है, कौन सा मेथड है जो इंटरनल कॉजेस है, निम्नलिखित में से कौन सा डेप्रिसिएशन का आंतरिक कारण है, अंदर का कारण। अभी फोटो देखा था, आप सोच रहे होगे ना क्या तो बताए थे सर, अभी तो बताए थे, क्या तो था, क्या था, देखो क्या था, वेयर एंड टियर, डिप्लेशन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर वियर इन टीयर तो सही है, तोड़ फोड़ हो जाना, ठीक है, अंतर का कारण है, हमारे कंट्रोल में हाँ है। डिप्लेशन, एग्जॉशन, खत्म हो जाना, क्षय हो जाना, समाप्त होना, आप निकालते जाओगे तो खत्म हो जाएगा। तो दोनों के दोनों इंटरनल कॉजेस हैं, दोनों के दोनों इंटरनल कॉजेस हैं। वहां पर मैं रिवीजन दिखा दूं, चलो थोड़ा सा दिखा दूं सर। सर सही में आप कॉन्सेप्ट जो दे रहे हो वही काम आ रहा है, कहाँ गया मेरा कॉजेस कॉजेस कॉजेस, ये, अच्छा उस समय ये मिटा दिया था मैं, डिप्लेशन।
इसीलिए ये वाले बारे में। चलो ये तो सही लिखा हुआ था, देखो मैं बोला था कि वेयर एंड टीयर और ये वाला नॉर्मल वाला, तो ये दोनों इंटरनल कॉजेस हैं। और एक्सटर्नल कॉजेस जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बाहरी कारण, तो समय बीत जाएगा, समय को तो तुम रोक नहीं सकते। अभी भी तो समय बीत रहा है, यस नहीं रोक सकते। दूसरा ऑब्सोलेंस, ट्रेंड चेंज हो गया, तुम रोक सकते हो कि नहीं, तो ये किस में आएगा, एक्सटर्नल कॉजेस में आएगा। तो अगला क्वेश्चन पक्का मैंने एक्सटर्नली बनाया होगा तुम्हारे लिए, इतना तो मैं भी सही बना के रखूं ताकि जो पढ़ाया वो काम आ जाए। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉजेस ऑफ द डेप्रिसिएशन? बाहरी कारण कौन है, बाहरी कारण कौन है, ऑब्सोलेंसेस भी है, टाइम भी है। अच्छा, ये एबनॉर्मल ऑक्यूरेंसेस को, असामान्य घटनाएं को भी बाहर में रखा गया है क्योंकि ये भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, बाहर जैसे ना ये एक्सटर्नल घटनाएं, भूकंप आ गया या कुछ सामान तुम्हारा हाथ से गया, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, तो याद रखना उस वहां के थ्योरी के हिसाब से इसको भी मैंने किस में रखा हुआ है, एक्सटर्नल में। पक्का लॉ के हिसाब से वो बन रहा होगा। तो इंटरनल में दो नाम, इंटरनल में दो नाम, इंटरनल में दो नाम, कौन कौन सा दो नाम सर, इंटरनल में दो नाम, एक है तुम्हारा वियर एंड टियर और डिप्लेशन, ये इंटरनल में आता है, आंतरिक में आता है। ओके सर। और एक्सटर्नल में कौन सा आ जाता है, ऑब्सोलेंस है, ट्रेंड चले गया, समय भी चले गया और असामान्य घटना ये भी आ जाएगा। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। चलो अब इसको देखो, ऑब्सोलेंसिस मींस, ऑब्सोलेंसिस मींस डिक्लाइनिंग द वैल्यू ऑफ ड्यू टू, ऑब्सोलेंसिस का मतलब अप्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी होना जो कि निम्न कारण से है। ऑब्सोलेंसिस का क्या कारण है, फिजिकल वियर एंड टियर, नो। समय बीतने के कारण, फॉल इन अ मार्केट प्राइस, एंड इनोवेशन एंड इन्वेंशन, नवाचार और आविष्कार। क्या सिखाया था मैं अभी अभी तुमको, ऑब्सोलेंसेस, नया ट्रेंड आ गया, नया मशीन बन गया, नया एंड्रॉइड आ गया, नया एप्पल का सीरीज आ गया, तो वो किस में आएगा, फिजिकल, नो। टाइम बीतना, नो। मार्केट प्राइस, नो। इनोवेशन, यस। नवाचार, आविष्कार, इसी के वजह से क्या बनता है तुम्हारा, ऑब्सोलेंसेस। आपने जबकि ऑब्सोलेंसेस वर्ड ज्यादा पढ़ा ही नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे पता है कि जितने भी कॉमर्स वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ डेप्री पढ़े होते हैं। एग्री करते होगे तो बताना, यस सर हमने ये पढ़ा ही नहीं है, बताना। ये ऑब्सोलेंसेस तुमको अच्छा टॉपिक दिया है मैंने, ठीक है। पेपर में आएगा नहीं बता सकता, लेकिन पार्ट ऑफ स्टडी भी है, डेप्रीसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्सोलेंसेस, मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट। The value of the assets after deducting the depreciation from the historical cost is known as, ऐतिहासिक लागत में से ह्रास को घटाने के बाद जो संपत्ति का मूल्य बचता है उसको क्या बोलते हैं, अभी तो बताए थे। 1 लाख का मशीन है, 10,000 रुपए माइनस कर दिया तो कितना बचता है, 90,000। इस 90,000 को क्या बोलेंगे, बैलेंस बोल सकते हैं, हाँ। WDV बोल सकते हैं, बचा हुआ कीमत, हाँ। और बुक वैल्यू बोल सकते हैं, हाँ। तो ये तीन तीन चार चार नाम होता है, आओ चेक करो। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू नो। मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध प्राप्ति योग्य, नहीं। बुक वैल्यू, हाँ सर यही तो बोल सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, सारे क्वेश्चन बनेंगे सर। अगला, क्या कहता है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल आएगा, सीधा भी प्रैक्टिकल नहीं लगते, धीरे धीरे अब देखना बनने लगेगा तुम्हारा। परचेज प्राइस ऑफ द मशीन 8,90,000, फ्रेट एंड कार्टेज 7,000। आपने खरीदा है 8,90,000 में, उसका भाड़ा दिया है 7,000 रुपए, अभी इसी का एग्जाम्पल था। इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 रुपए, 30,000 का इंस्टॉल भी करा लिया। इंश्योरेंस चार्जेस 20,000 रुपए, 20,000 का इंश्योरेंस करा लिया। रेसिडुअल वैल्यू 40,000 रुपए, रेसिडुअल का मतलब होता है सर स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 40,000 का। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर, 5 साल का लाइफ भी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति से बताना है। तो मशीन का क्रय मूल्य दिया हुआ है, भाड़ा दिया हुआ है, स्थापना दिया हुआ है, बीमा व्यय दिया हुआ है, अवशिष्ट मूल्य दिया हुआ है। अवशिष्ट का मतलब स्क्रैप होता है, स्क्रैप वैल्यू होता है, और स्क्रैप को वही अवशिष्ट मूल्य, अवशेष मूल्य भी बोला जाता है। अनुमानित उपयोग जीवन 5 ईयर दिया हुआ है। अब आपको उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था ना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो और रफ पेपर पकड़ो,
इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर चेक करो इसमें से कुछ आता है क्या और मुझे बताओ। उसके बाद मैं बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हैं, मैं भी पॉज लेता हूँ, आप भी पॉज लो, पहले बनाओ। यही फॉर्म लगाना, लाने का लगाने के खर्चे को जोड़ना है, उसके बाद आंसर चेक करना है। चलो ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है, फिर मुझे बताना। बोलो बना। वीडियो को पॉज एंड प्ले करके चेक करो बना कि नहीं बना। लाने का लगाने का वह तो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि इंश्योरेंस चार्जेस, यस उसको भी जोड़ेंगे। एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑल एक्सपेंसेस शुड बी एडेड। जब आप खरीदोगे तो सारे खर्चे को जोड़ना, उसके बाद अगर बीमा होगा अगले साल तब नहीं जोड़ना, अभी तो जोड़ना पड़ेगा। तो सबको जोड़ो, 40,000 रुपए माइनस करो और उसको 5 से क्या करके देखो, डिवाइड करके देखो, तुम्हारा आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं। 8,90,000 का कॉस्ट था, प्लस कितने का इंस्टॉल कराया, 7,000 का कैरियर्स दे दिया है, 50, 20, 57,000 का खर्चा भी हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस स्क्रैप करता हूँ 40,000 का, एंड लाइफ रख देता हूँ मैं तुम्हारा कितने का, 5। तो 8,90,000 और 57 हो गया तुम्हारा ए 947। 947 में से 40 जाएगा तो 9,07,000। 9,07,000 को किससे डिवाइड कर देता हूँ, 5 से। 5 1 जा 5, 4 बजता 5 8 जा 40, 18 हो गया ना, 18 डन। अरे पूरा गधे टाइप का मत करना है, अब तुम लोग तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, ये पता होगा। जैसे 5 से गया 1 और 8 हो गया ना, 18 वाला नंबर पूरा कौन डिवाइड करते बैठेगा, कुछ सेकंड बचा के आगे बढ़ जाना। समझे क्या करा, मैं डिवाइड करा, 1 आया 8 आया, 18 वाला आंसर डन सर, हो गया। पूरा डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों का भी यही आया होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिकल आ रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट है 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू 10,000, रेसिडुअल का मतलब स्क्रैप वैल्यू, अवशेष मूल्य 10,000। डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर 10% पर एनम अंडर WDV मेथड। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बता, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताना है, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बताना है। कौन से मेथड से, WDV। ये कौन सा मेथड होता है, सेकंड वाला, घट्टी हाँ। RBM हाँ वही है। सर अभी आप कुछ एक अच्छा इंपॉर्टेंट नोट दिए थे, बोलो बोलो बोलो, आपको मजा आएगा पढ़ के। यहाँ पर एक बहुत अच्छा नोट दिए थे कि स्क्रैप वैल्यू को, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो, स्क्रैप वैल्यू को WDV में यूज नहीं करना है। तो वो हो गया तुम्हारा कैंसल। बचा कितना, 1,50,000 का पहले साल का डेप्रीसिएशन 15,000, माइनस करूंगा 135 आएगा। 10% हाँ, माइनस 10% अगले साल का 13500, माइनस 005, ये हो गया तुम्हारा 4 में से 3 गया 1, ये हो गया तुम्हारा 3 में से 1 गया 2, ये। एंड अगले साल का डेप्रीसिएशन 10%, 12150, ये आ रहा है थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन, 12150, डन सर। वहीं आपके साथ वाले जिन्होंने तैयारी ठीक से नहीं करी है, आपका दिमाग में यही चलेगा, पेपर में 1,50,000 में से 10,000 का डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, सॉरी स्क्रैप माइनस करोगे, 1,40,000 आएगा। पहले साल का 14,000 का डेप्री लगाऊंगा, फिर आएगा तुम्हारा कितना, 6, 3 में से 1 गया 2, 126, फिर 12600 माइनस करोगे तो 00, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, ये हो गया तुम्हारा 11, और अगले साल का 10%, 11340, 11340, ये देखो मुझे पता था देगा ये ऑप्शन, 11340 तो देगा ही सर, ये एक ऑप्शन है। अब क्योंकि मैंने ये बताया तुमको कॉन्सेप्ट के साथ कि आरबीएम मेथड में रेसिडुअल वैल्यू, अवशेष मूल्य को माइनस नहीं करना। अच्छा मान लो तुम कर लेते हो, तो तुम एक बार किया, अगले साल फिर करो, हर साल डेप्रे निकालो तो हर साल करो। नहीं सर, एफआईएम मेथड में ही रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करना है। आरबीएम मेथड में घटती शेष पद्धति में इस वैल्यू को काट देना, अदरवाइज पूरे लोगों का आंसर यही आएगा, आपका आंसर ये आएगा, माइनस नहीं करना है। उम्मीद करूंगा कि कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा। आगे सर कमेंट में बोल भी देना यस सर, मुझे तो दिन भर पढ़ाते पढ़ाते अच्छे अच्छे कमेंट आते रहते, तो पढ़ के खुश रहता हूँ मैं। हाँ चलो आज अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,00,000, ओके भैया। लाइफ है 5 साल, रेसिडुअल है तो हाँ माइनस होगा नहीं होगा, डिपेंड करता है विच मेथड। इफ द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th ईयर एज पर द SLM मेथड,
19,600 है। SLM मेथड मिल गया। SLM हिंदी में भी लिखा होगा, SLM मतलब स्थायी शेष पद्धति, स्थायी शेष पद्धति से लगाना है। तो ये आ गया। देन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हे भगवान रेट पूछ दिया भाई। कॉस्ट दिया तुमको कितने का, 1 लाख का कॉस्ट दिया है। स्क्रैप दिया है, कितने का स्क्रैप दिया है, 2000 का स्क्रैप दिया है। ठीक, इसके बाद SLM मेथड से डेप्रिसिएशन दे दिया चौथे साल का डेप्रिसिएशन, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 19,600 का दिया है। तो कितने परसेंट से लगा बताओ, बोला परसेंट पूछ दिया आपसे। क्या मैथ्स है सर, ऐसा घुमाएंगे, ये सब तो हमको नहीं करना था करके तो हम अकाउंटेंट का फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ तो कैलकुलेटर चलाकर उल्टा सीधा ऐसा वैसा क्या क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, आराम से देख लो, विश्वास रखो, आराम से बनेगा। चलो बस ये बता दो, ये माइनस होगा, हाँ सर बिल्कुल माइनस होगा। क्यों माइनस होगा सर, SLM मेथड है, स्थायी शेष है। तो चलो इसको माइनस कर लेते हैं। 98,000 सही है ना, 1 लाख का 2000, ओके 98,000। अब 98,000 का वैल्यू है। SLM मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल, SLM मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल अलग अलग के सेम रहता है, सेम। तो चौथे साल का 19,600 है, तो पहले साल का 19,600, दूसरे साल का 19,600, तीसरे साल का 19,600, चौथे साल का 19,600। अब 19,600 डिवाइडेड बाई 98,000 इनटू 100 करोगे तो तुम्हारा परसेंट आएगा। 19,600 का जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तुमको दे दिया था, डेप्रिसिएशन दे दिया था, यहाँ पर ये तुम्हारा कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन तुमको दिया था 19,600। तो बताओ कितने रेट से आया था, रेट बताओ। तो डेप्रिसिएशन ऊपर रखना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखना तुमको कॉस्ट, और इंटू करना 100। क्यों सर इतना टफ क्यों बनाएंगे, नहीं पढ़ने वाले लोग ऐसे करेंगे। अरे भाई जब तुमको डेप्रिसिएशन के परसेंट दिए तो यूज कर लो ना। क्या आया तुम्हारा 98,000, 98,000 का 10% कितना आएगा, नहीं मैच हो रहा है, गलत है। 98,000 का 15% निकाल के देखना, 98,000 का 15% निकाल के देख लेना। 0 0 0 15 0 15 8 120 माइनस गया 12 15 9 135 135 और 147 समथिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। 15 है इसका, 98,000 का 20% निकाल कर देखता हूं। 0 0 9 2 16 1 9 2 8 2 16 सही है, 9 2 18 19 19,600 19,600, हाँ। तो कितने परसेंट से 19,600 आ गया सर, 20% से आ गया। नहीं तो फिर अरे MCQ है तो फायदा उठाएंगे ना, पुट करके बनाएंगे, रिवर्स करके बनाएंगे, ये तो कॉम्पिटिटिव पेपर है। अधिकतर लोग क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे 19,600 डिवाइडेड बाय 98,000 मल्टीप्लाई बाय 100। और दिखाऊं कैसे करते हैं, एकदम टफ पढ़ाने वाले, मैं तो नहीं बताता ऐसा कि कौन कर रहा है ऐसा, लेकिन देखो ऐसे करेंगे। यहां पर रखेंगे डेप्रीसिएशन, यहां पर रखेंगे कॉस्ट, यहां पर लिखेंगे स्क्रैप, यहां पर रखेंगे रेट, और डिवाइडेड बाय रखेंगे 100। नाउ इससे बना लो 20% आ जाएगा। ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू, ये इतना, ये इतना, ये रेट बाय 100 रखोगे। अब इस पजल को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेट आएगा PC आएगा। अरे जब मुझे पता है कि MCQ में से कोई एक आंसर है तो मैं सीधा 98,000 का 20% निकाल के देख लेता, जो 19,600 आ रहा वही सही होगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव को तैयारी कर रहे हो तो आपने जरूर सीखा होगा कि MCQ उसको भी पुट करके हमको आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम उस तरीके से बना लिए, ठीक है सर। हाँ आगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 25,20,000, 25,20,000 का कॉस्ट है। सॉल्वेज वैल्यू ये क्या होता है, वही होता है ना, स्क्रैप वैल्यू होता है, अवशेष मूल्य होता है, अवशिष्ट मूल्य होता है, ठीक है। 1,20,000, यूजफुल लाइफ 6 साल। एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डेप्रिसिएशन होगा ये बना लेना भाई। सर कॉस्ट, हाँ, माइनस स्क्रैप, हाँ, डिवाइडेड बाय लाइफ, हाँ, जो आंसर आएगा तुम्हारा है। ये मुझे आप लोग कमेंट में बताओगे क्या आंसर आ रहा है इसका। फॉर्मूला बेसिक लगाना है, क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, इजी तो उम्मीद कर लूं, है ना। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य डिवाइडेड बाय जीवन काल, बनाकर बताना क्या आंसर आएगा। हाँ
इससे इन्वॉल्वमेंट होता है, आप पढ़ते पढ़ते लगेगा कि नहीं हमको भी सॉल्व करना चाहिए, और डरना नहीं, गलत होगा तो गलत होगा। कौन सा कमेंट में तुमको कोई जानता है, मैं जानता हूँ, हाँ हम ऐसा जानते हैं बट वैसा नहीं जानते कि कोई चिढ़ा दे तुमको, ठीक है। द डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट वाज, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट वाज 72। अरे सर क्या क्वेश्चन आ गया, बोलता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द एसेट 72,900 आफ्टर द चार्जिंग ऑफ, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की वैल्यू है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, लगाने के बाद 72,900 है मेरे पास, 3 साल के बाद का वैल्यू। सर ऊपर देता था तो 3 साल के बाद का डेप्रिसिएशन लगाकर अपन बैलेंस बताते थे, वो बैलेंस दे दिया, समझना, वो बैलेंस दे दिया, वो बैलेंस दे दिया। अगर इसमें से कोई प्रोफेशनल कोर्स वाला होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आता है उनके में, बैलेंस दे दिया है, ठीक। 10% से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो शुरू में इसका कॉस्ट क्या होगा बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को उल्टा खींचने वाला क्वेश्चन बोलते हैं। देखो 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 सर, ये देखो ये कॉस्ट है, कॉस्ट से माइनस 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 करके अपन क्या निकालते हैं, बैलेंस। अब वो बैलेंस दे दिया तो प्लस 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 करके क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट, उल्टा चला लेंगे, ठीक है। तो बिना जानकारी वाले ऐसे करेंगे। 72 कितना था, 72 72,900, ओके। ये देखो ये कॉस्ट था, -10%, -10%, -10%, तब जाकर मेरा वैल्यू कितना आया, 72,900। तो इसमें आपको 10% जोड़ कर ऊपर जाना है। तो भाइयों बहनों, पहचान वाले अननोन लोग, इसका 10% मत जोड़ देना, वो तो इसका 10% माइनस करके, या तुम इसका 10% कैसे जोड़ दोगे। ये इसका 10% लगा था, ये इसका 10% लगेगा, ये इसका 10% लगेगा, तुम इसका 10-10 करके थोड़ी ना जोड़ दोगे। ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि 10-10% जोड़ दे के ऊपर चल जाएंगे, जब 10-10 जोड़ माइनस करके नीचे आते हैं तो 10-10 जोड़कर ऊपर चले। भाई कुछ तो मैथ्स होगा, इतना थोड़ी ना है कि सीधा सीधा तुम इसी का 10% जोड़ लोगे, इसका 10% जोड़ोगे, नहीं वैसा नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ाई किया तो ये क्वेश्चन रहा है 11th में और 12th में रहा है, सीजी बोर्ड के 12th में रहा है और सीबीएसई बोर्ड के 11th में रहा है, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बोलो भाई, 10% अगर कम हो गया, 10% कम हो गया तो कितना परसेंट बचा है, 10% कम हो गया तो कितना परसेंट बचा है, सही बोले 90%। तो 72,900 90 के बराबर है, 10% कट गया तो 90 के बराबर है, और इंटू कर दूंगा 100, तो मैं एक स्टेप ऊपर चले जाऊंगा। सुने क्या बोला मैं, 72,900 90 के बराबर है, 100 से करूंगा तो इसको करूंगा तो आई थिंक ये 8100 आएगा, यहां पर पहुंचूंगा 81,000 आएगा। फिर 10% गिर गया, फिर 10% गिर गया, तो फिर ये जो है 81 है, ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर। सर फिर से 90, हाँ भाई ये देखो ऐसा चलता है, 100 10 90, फिर 100 10 90, तो ये ऐसा 100 10 90 के हिसाब से चलता है, तो 90 के बराबर है, फिर इंटू 100 कर दूंगा, तो फिर ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो यहां पर आएगा तुम्हारा कितना, 90,000 कुछ आएगा। फिर ये 100 के बराबर है, सॉरी 90 के बराबर है, फिर इसको 90 से डिवाइड करना, इंटू 100 करना, तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे कितने लाख में, 1 लाख में। कुछ याद आ रहा है, कभी तो पढ़े होगे, मैंने कोई तो पढ़ाया होगा, ऐसा होता है। ये है, अगर डेप्रिसिएशन 10% घट गया है तो 90 के बराबर की वैल्यू बचा है। कितने साल हो चुका है, ऐसा 3 बार हो चुका है, 3 बार ये काम करना, 3 बार ये काम करना, यही ओरिजिनल वे है। लेकिन मैं कुछ तुमको जुगाड़ दे दूंगा अभी बनाने का। सर हम इतना थोड़ी ना सोच पाएंगे सर, इतना दिन हो गया पढ़ाई छोड़कर, ग्रेजुएशन हो गया 4 साल 5 साल 6 8 10 साल हो चुका कई लोगों का। ये ओरिजिनल है, ऐसे ही हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन ये तो है एमसीक्यू। तो तुम्हारे को मिलेगा ट्रिक, क्या मिलेगा ट्रिक। अच्छा भैया, जो भी मेरे से पढ़े हैं और जो इसमें पढ़ रहे हैं, तुम्हारे को अगर मुंह से निकल जाता है तो ऑफेंड नहीं होंगे सर, वो फ्लो फ्लो में हम बोल देते हैं, तो आप लोगों को भी सीखने मिलेगा और तुमको भी सीखने मिलेगा। और अगर मेरे मुंह से तू निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में, तो बुरा मत मानिएगा। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर एमसीक्यू मिलेगा। यही क्वेश्चन था क्या, हाँ 10% है ये वैल्यू है, 3 साल का कटा है, ठीक है।
तो अगर मैं 1,60,000 का 3 साल काट लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। कौन हो 90 × 100, 90 × 100, 90 × 100, उतना दिमाग चलेगा नहीं। बोलता है कि कोई कॉस्ट था, तो मेरे पास ऑप्शन इतने सारे हैं, मेरे पास ऑप्शन इतने सारे हैं। हम मत बोलना वही वाला टेक्निक इजी था, डिवाइडेड बाय 90 × 100 वाला, वो तुमको याद थोड़ी ना रहेगा पेपर में, आप तो कॉमन सेंस ये लगा। आपके पास 4 कॉस्ट थे, ठीक है, 3 साल का डेप्री कट गया, तो वैल्यू जिसमें भी ये वाली वैल्यू आएगा 72,900 वो सही है, जिसमें भी 72,900 आएगा वो वैल्यू सही है। समझे क्या? ये तरीका था एमसीक्यू को पुट करने का। किस्मत अच्छा होगा तो पहले वाले में आएगा तो टाइम बच गया, किस्मत खराब होगा तो लास्ट वाले में आएगा तो टाइम बच जाएगा। और तुम तो देख ही ले रहे हो कि 1 लाख आंसर आया तो ये वाला मैं जानबूझकर आखिरी में रखा ताकि मैं प्रैक्टिस करते करते चलूं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना सर 3 साल के बाद का है, ये जो वैल्यू है ना सर 3 साल के बाद का है, तो अपन का कॉस्ट क्या होगा, तो ये सब में से कोई एक कॉस्ट होगा, कोई तो एक कॉस्ट होगा, तो इसको रखते हैं 10% माइनस करते हैं, फिर चेक करते हैं 144 कुछ आ जाएगा, है ना, फिर 10% माइनस करते हैं 14400, फिर एक आएगा, फिर ऐसे कर, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करके इसमें चेक करेंगे, ऐसे करके इसमें चेक करेंगे, और ऐसे करके मैं लंबा वीडियो चल जाएगा भाई, सब करूंगा, तुम करके देखना पेपर में, ठीक है। अब इसका 10% काटते हैं, चलो कितना आ जाएगा 90,000, सर ज्यादा अंदर चले गए क्या, 90,000, फिर माइनस 10% 81,000, फिर माइनस 10% 7,900, ये राइट है। सर जब एमसीक्यू है तो उतना मैथ्स कौन लगाएगा, हमारा फ्लो नहीं है सर, और अगर मैथ्स लगाने का मन करता है, दिमाग लगाने का मन करता है, तो ये वाला टॉपिक है ना सर, कहाँ गया, ये है ओरिजिनल वे। तो कृपया करके ये वाला दिमाग मत लगा लेना, नहीं पता आप ऐसा ना कर दो कि इसका 10% जोड़ रहे भाई साहब, इसका कैसे जुड़ेगा, बैलेंस का डेप्री लगता है, बचा वाला का डेप्री थोड़ी ना लगता है, इसका थोड़ी ना लगेगा, ये ओपनिंग का लगेगा डेप्री। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में या तो डिवाइडेड बाय 90 × 100 कर लो 3 बार। सर अगर 20% से डेप्री कट गया होगा तो डिवाइडेड बाय 80 × 100, ठीक है, 3 बार। सर अगर 2 साल हुआ होगा तो 2 बार कर लेने वाला काम। सर अगर 4 बार हो गया होगा तो 4 बार कर लेना वाला काम, सेम पैटर्न को बार बार करना। सर अगर 15% हो गया होगा तो 85 बचता है, 85 से डिवाइड इंटू 100, 85 से डिवाइड इंटू 100, 85 से डिवाइड इंटू 100। तो ये एक तरीका है। अगर ये तरीका आपको नहीं लगता, नहीं इतना हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो चुपचाप उसके कॉस्ट में से कोई एक उठा लो भाई, दूर से देखकर, जब 10% 3 बार करके देखो, जिसमें आंसर आ गया वो किस्मत अच्छा पहले में आ जाएगा या दूसरे में आ जाएगा, किस्मत खराब है तो चौथे में आएगा, तो यहाँ खराब है तो चौथे में आ गया। डन सर, अच्छा लगना चाहिए क्वेश्चन। अभी तक का सबसे तगड़ा क्वेश्चन यही था सर जो मैंने सेट किया था, मतलब ये तो जरूर सिखाऊंगा, इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि डेप्रीसिएशन को भी ऐसे हल्के में नहीं लेना था, क्योंकि एक भी बच्चे का कमेंट में नहीं था कि सर डेप्रीसिएशन की वीडियो बना दो। सभी बच्चे शेयर्स हो गया, ऑडिट हो गया, थ्योरी तो आप फटाफट पढ़ लोगे ना, इसको रिवीजन मांगेगा ना, थ्योरी के वीडियो बनेगा, आप पढ़ के जाना ध्यान से, सीधा एमसीक्यू वहां दिख जाएगा तुमको, अगर पढ़ के गए हो तो। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस चाहिए ना सर, ये सब प्रैक्टिस मांगता है। A machinery with original cost of 10 lakh and nil salvage value acquired on 1 April 2019 with a 4-year useful life was depreciated using straight line method. It was decided to sell the machine. सर हिंदी हाँ करेंगे, रुक जाओ। It was decided to sell the machine on 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मैं बोला बेच भी दूंगा। खरीदा कब हूं मैं, 1 अप्रैल 2019 को खरीदा हूं, समझाऊंगा अभी मैं। 1,20,000 में बेच दिया। व्हाट शेल द गेन और लॉस, और इसके बाद क्या ही पूछेगा, देखो डेप्री पूछ दिया अलग से, बैलेंस पूछ दिया अलग से, बैलेंस से कॉस्ट पूछ दिया अलग से, क्या पूछेगा, बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसके बाद चैप्टर में कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा डेप्रिसिएशन में कुछ हो ही नहीं सकता। डेप्री पूछेगा, ओपनिंग वैल्यू पूछेगा, बैलेंस क्लोजिंग वैल्यू पूछेगा, कॉस्ट से ऊपर, ऊपर से नीचे पूछेगा, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो बोलता मैंने सेल करके 1,20,000, बता मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक। 10 लाख का माल खरीदा हूं मैंने मशीन, अवशिष्ट मूल्य उसका 0 है, तो क्यों बताया। 1 अप्रैल 2019 को खरीदा, इसका उपयोगी जीवन 4 वर्ष है, ओके सर। एसएलएम मेथड से लगाना है हरास, ये तो बहुत अच्छा काम किया, एसएलएम मेथड बता दिया। मशीन 1 अक्टूबर 2022 को बेच दिया 1,20,000 में, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो सर यही बनाएंगे तुम्हारे सामने, 1 अप्रैल 2019 से 20 लिख लेता हूं, दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। 1 अप्रैल 19 से 20 में कितने लाख का खरीदा हूं मैं, 10 लाख का खरीदा हूं।
नहीं दिख रहा होगा तो चलो आगे बना लेता हूँ। 1 अप्रैल 19 और 20 में 10 लाख का खरीदा, माइनस 10% का डेप्रीसिएशन। 10 लाख का 10% 1 लाख, बचा कितना कितना था? परसेंट वर्सेंट सब सही तो है ना? कहाँ था? नहीं, यहाँ 10% नहीं है, लाइफ 4 साल है सर। गलत बना रहा था मैं, रुक गया, अच्छा हुआ मैं। लाइफ 4 साल है, तो क्या करेंगे? 10 लाख को डिवाइड करेंगे 4 से, 10 लाख, हाँ 10 लाख को 4 से डिवाइड करें, 2.5 लाख का डेप्रीसिएशन आएगा। 2.5 लाख का डेप्रीसिएशन। ये परसेंट वाला नहीं है, फॉर्मूला वाला था क्या? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, लागत माइनस अवशेष बाय लाइफ, लाइफ 4 था, वो हो गया मेरा 2.5 लाख का डेप्रीसिएशन। इसको मिटाते हैं, मैं गलत बना दे रहा था, अच्छा वो रुक गया। 2,50,000 का डेप्रीसिएशन, तो बचता 10 लाख में से 2.5 चलेगा तो 7,50,000 बचेगा। यस सर। कौन सा साल में? 20 और 21 में, माइनस डेप्रीसिएशन। FIM मेथड है तो फिर से 2.5 लाख, फिर से 2.5 लाख, ठीक है, तो बचेगा कितना लाख? एकदम सही सर, 5 लाख। 21 और 22 में फिर से डेप्रीसिएशन 2.5 लाख, अब कितना बचेगा? 2,50,000 बचेगा। कब का आ गया? 22 और 23। कब बेचा था क्वेश्चन? 22 और 23 कब बेचा था क्वेश्चन? 1 अक्टूबर 2022 को बेचा था, 1 अक्टूबर 2022। 22 पहुंचा हूं, अभी जस्ट पहुंचा हूं, 1 अप्रैल पहुंचा हूं। 1 अक्टूबर को बेचा, अप्रैल में चलाया, हाँ मई चलाया, जून चलाया, जुलाई चलाया, अगस्त चलाया, सितंबर चलाया, हाँ सर सितंबर, 6 महीना और चलाया, तो 6 महीने की डेप्री और लगेगी। 6 मंथ ऑफ, एक सेकंड, कहाँ गया? 6 मंथ ऑफ 2.5 लाख, 2.5 लाख 1 साल का था, 2.5 लाख का 6 महीना आएगा, कितना आएगा 2.5 लाख का 6 महीना? 6 महीने का मतलब मालूम तुमको? आधा होता है, आधा। 2,50,000 का आधा 1,25,000, 1,25,000 का और आ गया, तो अब कितना बचता है? 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया तुम्हारा कितना? 2 में से 1 गया 1, 1,25,000 का सामान बच रहा है, बुक वैल्यू। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? चेक करना पड़ेगा। 1,25,000 का बच रहा है, और तुम बेचे कितने में हो? 1,20,000 में बेचे हो, है ना? हाँ, 1,20,000 में बेचे हो, तो आज के दिन जब तुम खरीदे थे 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 22 से 23 के बाद 6 महीना और अक्टूबर तक का, 6 महीना और अक्टूबर तक का, तो आज के दिन उसका कीमत था 1,25,000, और तुमने बेचा है उसको कितने में? 1,20,000 में बेचा है, तो वैल्यू कितना बचता है सर? 5,000 का बचा था, 1,25 का, आपने बेचा 1,20,000 में, तो बचा कितना? 5,000। क्या हो गया तुमको इससे? सर लॉस हो गया, 1,25 के माल को 1,20 में बेचोगे तो 5,000 का लॉस होगा। आ जाओ सर क्वेश्चन में, ऑप्शन चेक करो। 5,000 का लॉस, ये सही है, मुझे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता सर, मेरा क्वेश्चन सही था। सर इसका कोई और शॉर्टकट तरीका? हाँ था ना, शॉर्टकट तरीका एक और था। कैसे? ये बेस्ट है बेटा, यही बेस्ट है, ये सबसे सही तरीका है। इसी तरीके से बना लो, ईयर को लिख लिख के खींचो तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर अपन ऐसा करते हैं इसमें, 19, 19 से 20 1 साल, 20 से 21 2 साल, 21 से 22 3 साल, 22 में भी 6 महीना, तो 3.5 साल। देखो देखो देखो, 19 से 20, ये फिर 20 से 21, फिर 21 से 22, तो यहाँ 1 साल का डेप्री, यहाँ 2 साल का डेप्री, यहाँ 3 साल का डेप्री, और 1 अक्टूबर को बेचा है, 1 अक्टूबर को बेचा है। यहाँ 1 साल का, यहाँ 2 साल का, यहाँ 3 साल का, 3.5 साल का, 3.5 साल का डेप्री लगाना था। तो क्या कर सकते थे आप मालूम है? यहाँ पर एक और तरीका, 1 साल का डेप्री कितना था? 1 साल का डेप्री कितना था? 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो 1 साल का 2.5 लाख आ रहा था, तो 3.5 साल का कितना आएगा? सीधा इंटू कर लेना। सर ये केवल FIM में पॉसिबल है सर, RBM में नहीं लगने वाला। RBM में तो तुमको वही करना पड़ेगा, नीचे नीचे एक के बाद एक के बाद एक करना पड़ेगा, तो सीधा हर साल का तो सेम होता है ना, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होता है FIM मेथड में, तो इसको इंटू कर लोगे। तो चलो अगर अपन इंटू करने की कोशिश करते हैं, तो 1 2 3 4, 25 का 3 से करूंगा तो 75,
नहीं, 25 पंचे 125, 12, 25 का 3 से करूंगा 75, 75 10 85, 85 और 2 87, 87 ऐसा कुछ आ रहा है। ये आ रहा है मेरा 87 पॉइंट लगा दूंगा 875000। तो था कितने का सर? था कितने का? 10 लाख का था। और 3.5 साल का डेप्री कितना लग गया? 875000। तो 1,25,000 वही निकल के आया। सुने, शॉर्टकट ये था सर, लेकिन ये पॉसिबल कब है? एफआईएम में। आरबीएम में नहीं, आरबीएम में आपको स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो 3.5 साल का डेप्री लग जाता है इतना। और इतना अगर कॉस्ट था, इतना डेप्री लग गया, तो आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी बचती है? 1.25। 1.25 के माल को तुमने कितने में बेचा? 1.20 में बेचा। तो कितने का आ गया? 5,000 का। क्या बोलेंगे सर इसको? लॉस। अगर 1.25 को 1.30 में बेचता तो 5,000 का प्रॉफिट। अभी क्या हो गया? लॉस। तो ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। और कुछ है क्या मेरे पास? नहीं सर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हुआ। और क्वेश्चन क्या निकालेंगे सर? डेप्री पूछ लेगा, मेथड्स पूछ लेगा, बैलेंस पूछ देगा, बैलेंस से कॉस्ट पूछ देगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ देगा। तो अभी जो लास्ट क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बताया, एक आके करा सकता हूँ ना, ऐसे पूरे करते बैठोगे तो आपको बहुत सारा पढ़ना है। यस, इससे अपन बना लेंगे, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे थे। तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। मैं तुमको एक टेस्ट सीरीज दूंगा अकाउंट का, जिसमें जो पहला वीडियो 100 एमसीक्यू था, जनरल लेजर वाला, कौन सा टॉपिक मैं दिखा दूं तुमको? कहाँ गया ये वाला टॉपिक? पहला टॉपिक जो था तुम्हारा, यस सर, ये पहला टॉपिक था तुम्हारा। अकाउंट का बेसिक, सब डिवीजन, जनरल, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन नहीं, ट्रायल बैलेंस तक का, यहाँ तक का बात, यहाँ तक का होगा सर। कहाँ गया? ट्रायल बैलेंस तक का। इतने टॉपिक का एक मैं तुमको टेस्ट सीरीज देता हूँ 50 क्वेश्चंस का। अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत सारे रिक्वायर कर रहे हैं कि सर हमको टेस्ट सीरीज कर दो, टेस्ट सीरीज कर दो, तो अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन, बढ़िया मजा आएगा बनाने में, इजी भी नहीं रहेगा, टफ टफ रहेगा, और एकदम टफ भी नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा। आपको कितना हड़बड़ी हड़बड़ी में जो पढ़ रहे हो आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। जी, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे फॉर टेस्ट सीरीज करके, अपना नेम लिखकर, तो मैं एक आईडी बनाकर जनरेट करके आपको टेस्ट सीरीज देता हूँ। 50 क्वेश्चंस का है, जैसे आप अटेम्प्ट करोगे, जो भी समय सीमा होगी उसमें ही आपका रिजल्ट भी आपको दिख जाएगा, क्या नंबर आता है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तब बताएंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको पूरा टेस्ट का शेड्यूल दूंगा, क्या चार्जेस रखेंगे, किस तरीके से होगा, मैं आपको बता दूंगा। बट पहला टेस्ट तो मैं आपके लिए फ्री रखूंगा 50 का। और आप पढ़ बना के देखो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, आप बना के देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताएं शेड्यूल होगा, कितने के होंगे, क्या क्या टेस्ट होगा, सारा का सारा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। इस नंबर पर अपना नाम, सब ऑडिटर पोस्ट, एंड बस सब ऑडिटर पोस्ट और टेस्ट लिखकर भेजिए। अपना क्या भेजेंगे आप? नेम भेजेंगे, और सब ऑडिटर पोस्ट लिख लेना, ठीक है। और ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है सर, मैं तो गुड फेथ में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पसंद है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे टेस्ट सीरीज अच्छा लगता है, यहाँ के क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसा लगता है कि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने का मन होता है, तो इस नंबर, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपना नेम और टेस्ट, सब ऑडिटर को लिखकर पोस्ट, मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसको आप टेस्ट दो, पहला अटेम्प्ट करो, उसके बाद मुझे बताओ, फिर मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जो भी डिटेल होगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, थैंक यू सो मच, और अच्छे कमेंट करो और मोटिवेशन मिलता है बनाने के लिए। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा फाइनल अकाउंट का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकालेंगे फाइनल अकाउंट में, और बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट से आने वाले हैं। मतलब फाइनल अकाउंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है, ये तो आपको ही पता, नाम में ही फाइनल है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच।